मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जो 12th फाउंडेशन का सिलेबस आज हम शुरू कर रहे हैं नीट लेवल से। तो 12th फाउंडेशन का जो सिलेबस शुरू किया जा रहा है बेटा, उसमें जो पहली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है, वो है बेटा यूनिट 6 है। यूनिट 6 क्यों है ये? क्योंकि इससे पहले वाली 5 यूनिट बेटा आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब ये यूनिट 6 पहली यूनिट है, 5 यूनिट 12th क्लास के सिलेबस में है। यूनिट 6 से 12th क्लास के सिलेबस की शुरुआत है। यूनिट 6 है जो उसका नाम है बेटा क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जनन। रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? जनन हिंदी में। चैप्टर फर्स्ट, इसके अंदर जो चैप्टर फर्स्ट है वो है बेटा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जिसे कहा जाता है हिंदी में जीवों में जनन। क्या कहते हैं हिंदी में बेटा? जीवों में जनन। देखेंगे आगे। तो बेटा जो यूनिट फर्स्ट है उस यूनिट में 4 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, 4 चैप्टर सम्मिलित किए गए हैं। पहला चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जो आपको पढ़ाया जाएगा जीवों में जनन। इसके बाद अगला चैप्टर है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। मतलब ऐसे पौधे जिनमें फूल आते हैं उनमें लैंगिक जनन की स्टडी की जाएगी चैप्टर नंबर 2 में इस यूनिट के। अब पढ़ेंगे डिटेल में आगे। अब चैप्टर नंबर 3 है इसी यूनिट का बेटा, वो क्या है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन, जिसमें मानव के अंदर जो जनन की प्रक्रिया है उसका अध्ययन किया जाएगा। उसमें मानव और मानव में पुरुष और स्त्री के जनन अंगों के बारे में स्टडी की जाएगी, और फर्टिलाइजेशन, निषेचन प्रोसेस, और इसके अलावा डेवलपमेंट प्रोसेस, विकासीय प्रक्रिया, और इसके अलावा कल्टिवेशन, प्रसव प्रक्रिया एटसेट्रा चीज़ों के बारे में स्टडी की जाएगी। तो आप समझ रहे होंगे कि आपको बताया जा रहा है बेटा। अगला जो इससे अगला चैप्टर है वो है 4th चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसे कहते हैं हिंदी में जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य चैप्टर में यू विल स्टडी अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, बर्थ कंट्रोल मेथड्स एटसेट्रा थिंग्स की यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर। कहने का मतलब ये है कि बेटा जो चैप्टर नंबर 4 है जनन स्वास्थ्य, उसमें आप स्टडी करेंगे किसकी? लैंगिक संचरित बीमारियों का अध्ययन करेंगे, और सहायक जनन तकनीकों का अध्ययन करेंगे, सगर्भता चिकित्सा समापन का अध्ययन करेंगे, जन्म नियंत्रण की विधियों का अध्ययन करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। इसे जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। इसके अलावा बेटा चैप्टर 3 में आपको बताया चैप्टर 3 में यू विल स्टडी अबाउट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फर्टिलाइजेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, माहवारी चक्र कहते हैं हिंदी में, और एंड यू विल स्टडी अबाउट द कल्टिवेशन, प्रेगनेंसी एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, जो भी आपको हिंदी में बता दिया गया है। In chapter number 2 sexual reproduction flowering plants, you will study about the sexual reproduction of flowering plants। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है। तो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है बेटा आपको। तो हम जो पढ़ा रहे हैं चैप्टर बेटा, वो चैप्टर है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स। कौन सा है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे बेटा चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन, पहला ही चैप्टर है इस यूनिट का। तो बेटा जैसे आपने देखा होगा 11th क्लास में, 11th क्लास की बुक में भी, NCERT में भी पहला चैप्टर क्या है बेटा? लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत। तो वो सजीव जगत जो चैप्टर शुरू किया गया है, उससे पहले साइड में NCERT में ही एक साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है, वो अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर के बारे में दे रखा है, आपने पढ़ा होगा, जिन्हें कहा जाता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है इसको, अर्नेस्ट मेयर को। तो आपने पढ़ा होगा अर्नेस्ट मेयर के बारे में। कौन सी क्लास में बेटा? 11th क्लास में। चैप्टर 1 लिविंग वर्ल्ड शुरू करने से पहले NCERT में दे रखा है। उसी तरीके से 12th क्लास की NCERT में जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, उससे पहले एक साइंटिस्ट पंचानन माहेश्वरी के बारे में दे रखा है। पंचानन माहेश्वरी से जुड़ा हुआ 1-2 क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। ध्यान से सुनेंगे पंचानन माहेश्वरी के बारे में। पंचानन माहेश्वरी born on November
जयपुर राजस्थान। जन्म 1904 में जयपुर राजस्थान में हुआ। बेटा एक बात याद रखनी है पंचानन माहेश्वरी के बारे में। पंचानन माहेश्वरी क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, पादप भ्रूण विज्ञान के पिता कहलाते हैं। प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के क्या कहलाते हैं? फादर कहलाते हैं। कौन? पंचानन माहेश्वरी। आगे देखेंगे, he has established a research center. He has established a research center. A research center of plant embryology and tissue culture. Plant embryology and tissue culture in Department of Botany. इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा, जो आपको मेन पॉइंट ही बता रहा हूँ मैं, जो आपको याद रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी में एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि एनसीईआरटी में गागर में सागर है, पता नहीं कहाँ से जो एक एक लाइन से क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकता है। तो जहाँ से क्वेश्चन अराइज होने के चांसेस है नीट में, तो वो पॉइंट मैं आपको एक एक डिस्कस करूँगा, उस पर आपको विशेष फोकस करना है। एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर इन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। इन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। देखें, उन्होंने पादप भ्रूण विज्ञान एवं ऊतक संवर्धन का एक अनुसंधान केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग में स्थापित किया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो पॉइंट आपको बता रहे हैं कोई कहानी नहीं है बेटा, ये स्टोरी नहीं है। ये पॉइंट वो हैं जहाँ से क्वेश्चन अराइज होने के चांसेस हैं, इसलिए आपको ये पॉइंट थोड़े ध्यान से सुनना है। मैंने पूरे इसकी लाइफ जीवन चक्र पर पूरा ध्यान नहीं दिया है, इनके पूरे जीवन पर, लेकिन जो मेन पॉइंट हैं वो उसको फोकस किया गया है इसमें, उनको आपको ध्यान से एक एक चीज़ को देना है। देखिए बेटा, ही हैज एस्टैब्लिश्ड ए रिसर्च सेंटर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर इन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उन्होंने पादप भ्रूण विज्ञान एवं ऊतक संवर्धन का एक अनुसंधान केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग में स्थापित किया। इन्होंने पंचानन माहेश्वरी ने। इस तरह से आपको पंचानन माहेश्वरी के बारे में समझ में आ गया होगा क्या आपको बताया गया है। He has established a research center of plant embryology and tissue culture in Department of Botany, University of Delhi. पादप भ्रूण विज्ञान ऊतक संवर्धन का एक अनुसंधान केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग में स्थापित किया। जन्म नवंबर 1904 में जयपुर राजस्थान में हुआ। फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कहलाते हैं, पादप भ्रूण विज्ञान के पिता कहलाते हैं। कौन? पंचानन माहेश्वरी। देखें आगे, he was honored अगला पॉइंट है बेटा, he was honored with
फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन एंड इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी and other institutions of excellence। देखेंगे बेटा, ही वॉज ऑनर्ड विद फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, उन्हें सम्मानित किया गया रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की फेलोशिप के द्वारा और इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी के द्वारा और दूसरे शानदार संस्थानों के द्वारा। किन्हें? पंचानन माहेश्वरी को। He was honoured with fellowship of Royal Society of London and Indian National Science Academy and other institution of excellence। उनको रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की फेलोशिप और इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी और दूसरे शानदार संस्थानों द्वारा सम्मानित किया गया। देख लें बेटा, उनको रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की फेलोशिप और इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी और दूसरे शानदार संस्थानों द्वारा सम्मानित किया गया। तो इस तरह से बेटा ये हमने बता दिया किसके बारे में बेटा, पंचानन माहेश्वरी के बारे में। इनको आप बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इनके बारे में याद रखना है वो है, जैसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। पंचानन माहेश्वरी इज द फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। पंचानन माहेश्वरी को पादप भ्रूण विज्ञान का पिता कहा जाता है। इस तरह से आप समझ गए होंगे बेटा, ये बताया गया। आगे देखेंगे, तरह से बेटा क्लियर हो गया होगा। आगे एक टॉपिक, अब जो चैप्टर है बेटा, चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, जीवों में जनन। बेटा जनन जो प्रक्रिया होती है मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। ये जनन क्या है? इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज़ डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स गिव्स राइज टू ऑफस्प्रिंग सिमिलर इटसेल्फ। मतलब जो जनन को परिभाषित किया जा सकता है एक जैविक प्रक्रिया के रूप में, जिसमें जीव संतानें पैदा करते हैं, अपने जैसी संतानें पैदा करते हैं, उसे कहते हैं जनन। जनरल बेसिक है जो आपको याद रखना है जनन के बारे में। आगे देखें, तो जनन जो प्रक्रिया होती है, जनन मुख्य रूप से बेटा इस चैप्टर को डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, जैसा कि आपने पहले भी 10th क्लास में पढ़ा होगा। अलैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज यूनिपेरेंटल, मतलब एक जनकीय होता है, एक जनक की आवश्यकता होती है इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई पेरेंटल, द्विजनकीय होता है, दो पेरेंट की जरूरत होती है, दो जनकों की आवश्यकता होती है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बेसिक इंट्रो है बेटा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोजेनी आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, मतलब संतानें जो पैदा होती हैं वो अपने पेरेंट की पूरी तरह से समान होती हैं। दे आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो संतानें पैदा होती हैं वो पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होती हैं। दे आर ऑल्सो नॉन एज क्लोन, उन्हें क्लोन कहा जाता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो संतानें पैदा होती हैं
दे आर नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट, वो पेरेंट की पूरी तरह से कॉपी नहीं होती, लैंगिक जनन से जो संतानें पैदा होती हैं वो पेरेंट की कॉपी नहीं होती हैं। दे हैव द वेरिएशन, वो वेरिएशन रखती हैं इन कंपेरिजन टू देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तुलना में वो क्या रखती हैं, वेरिएशन रखती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो संतानें पैदा होती हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इस तरह से आप समझ रहे होंगे जो आपको बताया जा रहा है, मेन बेसिक इंट्रो दिया जा रहा है। और याद रखना बेटा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेट फ्यूजन होता है। गैमेट फ्यूजन मतलब युग्मकों का संलयन जो होता है, इट इज़ नॉट अकरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। युग्मकों का संलयन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, अलैंगिक जनन में नहीं होता है। गैमेट फ्यूजन इज अकरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट फ्यूजन किसमें होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, लैंगिक जनन में होता है। ये मेन डिफरेंस है जो आपको याद रखने हैं, आगे और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आपके लिए टॉपिक शुरू हुआ, ये बेसिक इंट्रो मैंने दिया है बेटा, जो आपको याद रखना है रिप्रोडक्शन के बारे में। तो बेटा ये चैप्टर है रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इसके अंदर जो शुरुआत होती है पहले पेज से वो हम फोकस करते हैं, उस पर आप ध्यान से देखना है एक चीज़ को। आपको देखिए सबसे पहले जिसके अंदर टॉपिक है वो है लाइफ स्पान। क्या है लाइफ स्पान? अगर लाइफ स्पान क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जबकि लाइफ स्पान को कहते हैं जीवन चक्र या अवधि, जीवन चक्र कहते हैं या अवधि कहते हैं। ध्यान से देखें, लाइफ स्पान जीवन चक्र या अवधि, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ represents लाइफ स्पान। देखें ध्यान से, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि या चक्र को अभिव्यक्त करता है। समझ लिया बेटा लाइफ स्पान क्या है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ रिप्रेजेंट्स लाइफ स्पान, मतलब जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि या जीवन चक्र को अभिव्यक्त करता है। इस तरह से आप लाइफ स्पान के बारे में समझ गए होंगे क्या होती है लाइफ स्पान। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ रिप्रेजेंट्स लाइफ स्पान, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक का समय जीवन अवधि या चक्र को अभिव्यक्त करता है। आगे देखते हैं बेटा, देखिए इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा लाइफ स्पान क्या है। अगला पॉइंट देखेंगे, लाइफ स्पान आर नॉट नेसेसरी coordinated with sizes of organisms. Example, crow and parrot do not have very difference in size, but they have large difference in lifespan. Crow 15 years, parrot 140 years. देखें
बेटा ये बताया गया है लाइफ स्पान आर नॉट नेसेसरी कोऑर्डिनेटेड विद साइजेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखेंगे पॉइंट को, जीवन अवधि, जीवन अवधि जीवन अवधि का जीवों के आकार के साथ समन्वय होना आवश्यक नहीं है। समन्वय होना आवश्यक नहीं है। जैसे कौवा एवं तोता आकार में ज़्यादा अंतर नहीं रखते हैं, लेकिन जीवन अवधि में बड़ा अंतर रखते हैं, बड़ा अंतर रखते हैं। जैसे वह 15 वर्ष जीवन अवधि रखता है, तोता 140 वर्ष जीवन अवधि रखता है। इस तरह से देख ले बेटा, जो आपको बताया गया है पॉइंट, लाइफ स्पान आर नॉट नेसेसरी कोऑर्डिनेटेड विद साइजेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। Crow and parrot do not have very difference in size, but they have large difference in lifespan. Crow 15 years, parrot 40 years. कहने का मतलब है जीवन अवधि का जीवों के आकार के साथ समन्वय होना आवश्यक नहीं है। मतलब जीवन अवधि का साइज से कोई रिलेशन नहीं है। कौवा और तोता दोनों की जो जीवन आकार होता है वो समान होता है लगभग, लेकिन जीवन अवधि दोनों की अलग अलग होती है। लेकिन दोनों की जीवन अवधि अलग अलग होती है। दोनों की जीवन अवधि कैसी होती है बेटा? अलग अलग होती है दोनों की जीवन अवधि, ये आपको याद रखना है। कौवा की जीवन अवधि होती है 15 वर्ष और तोता की जीवन अवधि होती है कितनी? 140 वर्ष। तो इस तरह से पॉइंट बेटा क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। नो individual is immortal except unicellular organisms. कोई व्यक्ति अमर नहीं है। वो कहने का मतलब है कोई भी जीव अमर नहीं है एक कुछ की जीवों के अतिरिक्त, एक कुछ एक्सेप्ट सम, कुछ एक कुछ की जीवों के अतिरिक्त, एक कुछ की जीवों के अतिरिक्त। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे जो आपको बताया जा रहा है। नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कोई व्यक्ति अमर नहीं है कुछ की जीवों के अतिरिक्त। तो बेटा जैसे अमीबा अमर है, कुछ की जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है, सबकी डेथ होती है। इस तरह से आप समझ रहे होंगे बेटा पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब इस तरह से बेटा कुछ ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पान के बारे में बताया जाएगा। देखें, लाइफ स्पान ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स। कुछ जीवों
की जीवन अवधि। सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स जीव, लाइफ स्पान जीवन अवधि। देखें बेटा सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स को। पहले एलिफेंट, हाथी। हाथी की जीवन अवधि होती है 60 to 90 ईयर्स, 60 से 90 वर्ष होती है, 60 से 90 वर्ष। दूसरा रोज प्लांट, जीवन अवधि होती है 5 to 7 मंथ, 5 से 7 महीने। अप्रॉक्स है बेटा, ये अप्रॉक्स वैल्यू बताई गई है, लगभग। तीसरा डॉग, कुत्ता। जीवन अवधि होती है 20 से 30 साल, 20 to 30 ईयर्स। फोर्थ याद रखना बटरफ्लाई, लाइफ स्पान होती है, तितली कहते हैं, तितली लाइफ स्पान है इसकी 1 to 2 वीक्स, 1 से 2 सप्ताह होती है। आगे क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, जीवन अवधि होती है 60 साल, 60 ईयर्स। अगला बनाना ट्री, केला, जीवन अवधि होती है 20 to 25 ईयर्स। अगला क्रॉ, जैसा कि आपको बता दिया गया, जीवन अवधि होती है 15 साल। देख लें, इस तरह से बेटा आपको बताया गया है ऑर्गेनिजम्स और लाइफ स्पान, और ऑर्गेनिजम्स और उनकी लाइफ स्पान यहाँ पे आपको बताई गई है। एलिफेंट, हाथी की होती है 60 से 90, 60 to 90 ईयर्स। रोज़ प्लांट, गुलाब की होती है 5 to 7 मंथ। डॉग, कुत्ता की होती है 20 से 30 साल। बटरफ्लाई की होती है, तितली की 1 से 2 वीक होती है। क्रोकोडाइल की, मगरमच्छ की होती है 60 ईयर्स। बनाना ट्री की होती है 20 to 25 ईयर्स। कौवा की होती है 15 ईयर्स। तो आप समझ गए होंगे, हाथी 60 to 90 ईयर्स जीता है। और रोज प्लांट की लाइफ स्पान, जीवन अवधि होती है 5 to 7 मंथ, 5 से 7 महीने। डॉग, कुत्ते की होती है 20 से 30 साल। बटरफ्लाई की होती है 1 से 2 वीक्स। और क्रोकोडाइल्स की होती है 60 ईयर्स। बनाना ट्री की, केला की होती है 20 से 25, 20 to 25 ईयर्स। कौवा की होती है 15 ईयर्स। इस तरह से ये आपको समझ में आई होगी बेटा, क्योंकि ये डिजिट के क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन इनमें से पूछा जा सकता है। पहले स्टेट पीएमटी में पूछे जाते थे और नीट में भी पूछा जा सकता है। एम्स में भी क्वेश्चन 1-2 पूछे गए हैं इनसे जुड़े हुए। तो ये बेटा एनसीईआरटी में आप जब देखेंगे, एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर में पहले पेज के बाद, चैप्टर के पहले पेज के बाद देखेंगे पीछे, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के डायग्राम दे रखे हैं। उनकी लाइफ स्पान कुछ की दे रखी है, कुछ की नहीं दे रखी है। जिनकी नहीं दे रखी है उनकी, और जिनकी दे रखी है वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दी है बेटा। अच्छे से समझ रहे होंगे क्या बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पान और देख लें बेटा। जैसे काव, बीस से 25, 20 to 25 ईयर्स अप्रॉक्स होती है काव। काव के बाद पैरट 140 ईयर्स, 140 साल। हॉर्स अप्रॉक्स 60 ईयर्स। बनियान ट्री, सबसे पहले फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी, जिसे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर भी कहते हैं, जो जिस पर आनुवंशिकी के सबसे ज़्यादा प्रयोग किए गए हैं, ड्रोसोफिला पर, फ्रूट फ्लाई पर, जिसे जेनेटिक्स का या आनुवंशिकी का मॉडल ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी। इसकी होती 30 डेज, 30 दिन। अगला
अगला देखेंगे बेटा बनियान ट्री, बरगद, बरगद का पेड़, इसकी लाइफ स्पान होती है 200 to 300 ईयर्स, 200 से 300 साल। टॉर्टोइज, कछुआ, इसका जीवन अवधि होता है बेटा 100 से 150, मतलब 100 to 150 ईयर्स तक होता है। इस तरह से आपको समझ में आया होगा। अगला राइस प्लांट, राइस प्लांट की जीवन अवधि होती है 3 to 4 मंथ्स, 3 से 4 महीने। इस तरह देख लें बेटा ऑर्गेनिजम्स, जीव और लाइफ स्पान कुछ की और दे रखी है। काऊ गाय 20 से 25 साल, 20 to 25 ईयर्स अप्रॉक्स। पैरेट 140 ईयर्स, 140 साल। हॉर्स 60 ईयर्स, 60 साल। फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी 30 डेज, 30 दिन। बनियान ट्री, बरगद का पेड़ 200 to 300 ईयर्स। टॉर्टोइज, कछुआ 100 to 150 ईयर्स। राइस प्लांट 3 to 4 मंथ्स। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा बेटा जो बताया गया है। अब आगे होमवर्क देखना है आपको। तो बेटा ये होमवर्क आपको बताया जा रहा है, होमवर्क देख लेंगे, इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। HW होमवर्क हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। पहला क्वेश्चन देखना है। पंचानन माहेश्वरी को जीव विज्ञान की किस शाखा का पिता कहा जाता है? आंसर फर्स्ट, पंचानन माहेश्वरी को जीव विज्ञान की किस शाखा का पिता कहा जाता है? फर्स्ट भ्रूण विज्ञान, दूसरा जंतु विज्ञान, तीसरा आनुवंशिकी, चौथा कोशिका विज्ञान। इस तरह से क्वेश्चन देखें बेटा। पहला क्वेश्चन बताया गया है पंचानन माहेश्वरी इज नोन एज विच पंचानन माहेश्वरी इज नोन एज फादर ऑफ विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी? पंचानन माहेश्वरी इज नोन एज फादर ऑफ विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी? पंचानन माहेश्वरी इज नोन एज विच फादर ऑफ विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी? एम्ब्रियोलॉजी, जूलॉजी, जेनेटिक्स और सेल बायोलॉजी। पंचानन माहेश्वरी इज नोन एज फादर ऑफ विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी? क्वेश्चन इज दिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तोता का जीवन काल है? आंसर दो। पहला 150 वर्ष, दूसरा 140 वर्ष, तीसरा 160 वर्ष, 170 वर्ष। लाइफ स्पान ऑफ पैरेट इज 150 ईयर्स, 140 ईयर्स, 160 ईयर्स, 170 ईयर्स। विच वन इज करेक्ट? तो बेटा ये देखना है आपको, क्वेश्चन दोनों आपको बता दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखना है। तोता का जीवन काल है, ये लिखा हुआ है 150 वर्ष, 140 वर्ष, 60 वर्ष, 170 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। बरगद वृक्ष का जीवन काल है? आंसर 3 200 से 300 वर्ष, 400 से 500 वर्ष। तीसरा 50 से 100 वर्ष, 10 से 20 वर्ष। देखें
द लाइफ स्पान ऑफ बनियन ट्री इज़ 200 to 300 years, 400 to 50 years, 50 to 100 years और 10 to 20 years. क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस. बरगद वृक्ष का जीवन काल है 200 से 300 वर्ष, 400 से 500 वर्ष, 50 से 100 वर्ष, 200 से 20 वर्ष. क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. फल मक्खी का जीवन काल है, फल मक्खी का जीवन काल है. आंसर 4. क्वेश्चन नंबर 1, फल मक्खी का जीवन काल है 30 days, 50 days, 100 days और 2 days. लाइफ स्पान ऑफ फ्रूट फ्लाई इज 30 days, 50 days, 100 days, 2 days. फल मक्खी का जीवन काल है 30 दिन, 50 दिन, 40 दिन, 100 दिन, 2 दिन. समझ गए होंगे बेटा ये क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे. युग्मक संलयन होता है. आंसर 5. फर्स्ट, लैंगिक जनन में. दूसरा, अलैंगिक जनन में. तीसरा, कायिक जनन में. चौथा, उपर्युक्त में से कोई नहीं. देख लें. गैमेट फ्यूजन इज अकर फर्स्टली in sexual reproduction, in asexual reproduction, in vegetative reproduction, none of the above. युग्मक संलयन होता है लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में, कायिक जनन में, उपयुक्त में से कोई नहीं. गैमेट फ्यूजन इज अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नन ऑफ द अबव. विच वन इज करेक्ट? इस तरह से बेटा ये क्लियर हो गया. थैंक यू. वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास.